नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में जनवरी 2025 से यह कानून लागू हो जाएगा। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होगी, प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। और हम दिल्ली के चाणक्यपुरी में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बना उत्तराखंड निवास इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चाओं की वजह उत्तराखंड शासन का वो आदेश जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दिल्ली में उत्तराखंड निवासी में कौन कौन व्यक्ति रुक सकता है। इस आदेश पर सीएम धामी ने अपनी नाराजगी जताई है और इस आदेश को संशोधित करने के निर्देश दिए। दरअसल उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सचिव स्तर तक के अधिकारी ही दिल्ली के उत्तराखंड निवास में रुक सकेंगे, जिस पर अब सीएम धामी ने नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल शासनादेश में संशोधन करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में वनाग्नि के स्थायी समाधान और चीड़ की पत्तियों से सीबीजी उत्पादन की संभावनाओं पर गंभीरता से कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में इंडियन ऑयल के साथ बैठक की। इस संबंध में ऊर्जा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज और वन आदि संबंधित विभाग इंडियन ऑयल के अधिकारियों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इंडियन ऑयल को राज्य में पिरूल के सीबीजी उत्पादन में फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग करने, जैविक खाद, ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में उपयोगिता की संभावनाओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा है। उन्होंने इस संबंध में प्रोजेक्ट को संचालित करने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं में संभावित एक स्थान की पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह से दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 370 और एक देश एक चुनाव की तरह संसद के बजाय विधानसभा के जरिए अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाएगी। किस रूप में देख रहे हैं चर्चाएं, क्योंकि लगातार होती आई है और अब इस तरीके से अमित शाह जी भी कह रहे हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है।
बात केवल भारत की नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं। कल ही भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसके 2 वरिष्ठ अधिकारी जो है वो कल मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे और उन्होंने उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में जानकारी मुझसे ली और मैंने विस्तार से जो है इसकी जानकारी उनको दी और ये भी बताया कि जनता इसके साथ खड़ी है और यूसीसी को लेकर के जो परिवर्तन है वो देश में दिखाई देने लगा है और साथ ही हमारा जो ये कानून है, जो संविधान आचार संहिता नागरिक संहिता बनी है, वो किसी धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि वो इक्वलिटी को लेकर के है, समानता को लेकर के है। और समानता हम तभी ला सकते हैं जब हमारे कानूनों के अंदर एक समरूपता हो। तो समरूपता के साथ इक्वलिटी, समानता, ये हमारी सरकार का दृष्टिकोण है। और यूसीसी उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती है उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसमें किन-किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या देखिए, अभी ट्रेनिंग का हमारा है कि जो वहाँ के जन समुदाय हैं उनको हम जब प्रशिक्षित कर पाएंगे तो जब भी कोई आपदा आती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव मदद कर पाते हैं, हमारी टीम पे बाद में पहुँचती है। तो ऐसी आपदा से निपटने के लिए पहले हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को, ताकि जब छोटी-मोटी कोई आपदा आती है, छोटी-मोटी कोई दिक्कत आती है तो तत्काल लोग कर लें। इसके बाद फिर प्रशिक्षित दल उसके बाद जाता है हमारा, उस दिशा में कार्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा को लेकर बीते रोज देशव्यापी राजभवन कूच किया गया। इस क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी राजभवन कूच किया। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके का कार्य कर रही है। मनवीर चौहान ने कहा कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है। और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्मोड़ा में बालिका पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 विकास खंडों से चयनित छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएम अल्मोड़ा आलोक पांडे ने कहा बालिकाओं के उत्थान और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी शिरकत की और बालिकाओं के उत्थान के लिए समर्पित योजनाओं की जानकारी दी। आज बालिका दिवस के अवसर पे यहाँ डाइट में बालिका पंचायत का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और
सारे हमारे 11 जो ब्लॉक हैं, ब्लॉकों से चयनित जो बच्चियां हैं वो आई हैं। विभिन्न कार्यक्रम के रूप में, विभिन्न कौशल के रूप में उनका आज प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो सफल होगा कल पुरस्कृत किया जाएगा और उनके बीच मेरा संबोधन था। और बालिकाओं के लिए हम बहुत जनपद में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मेयर का पद भी जो है बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तमाम रोजगार के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल बोर्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 300 शिक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति जिला खनिज फाउंडेशन से हुई है। और मुंबई के पेस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो लब्ध प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से हम 50 विद्यालयों में IIT और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इसी बीच पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारी में जुट गया। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल भी विगत 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। प्रदेश की पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया, निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी सबका फोकस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर है। आप पंचायत चुनाव की बात करें तो किस तरह से तैयार है? पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है, उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनावों का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। ऋषिकेश के रायवाला पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 3 वाहनों को सीज किया, 26,000 रुपए का राजस्व भी प्राप्त किया। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और नियमों का पालन करने के विषय में जागरूक किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। LIU सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में पुलिस में तहरीर देते हुए बताया कि भुवन पोखरिया कुछ लोगों के साथ बहुउद्देशीय पुलिस भवन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के कार्यालय में आया। इस दौरान भुवन पोखरिया जोर जोर से बोल रहा था। जब कार्यालय से बाहर निकलकर भुवन पोखरिया को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पोखरिया उग्र होकर मुझे गाली गलौज करते हुए उसके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। रविवार को इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी चोरगलिया थाने में कि उनकी गाड़ी को रोककर किसी अज्ञात कार सवारों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया है, जिस पर चोरगलिया थाने में FIR भी दर्ज है और उसकी जांच जारी है। उसी के जांच के संबंध में वो शिकायत लेकर आज पुलिस ऑफिस आए, लेकिन आवेश में आकर उनके द्वारा हमारे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया, जिसके उसमें उनके विरुद्ध FIR की गई है और उनको फिलहाल कस्टडी में लिया गया। जैसे मैंने कहा कि चोरगलिया थाने में FIR दर्ज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। CCTV फुटेज, सर्विलांस और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्हीं साक्ष्य। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने SOP बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी चिकित्सक और कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि SOP बनाने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी डॉक्टर और कार्मिकों के दायित्वों इन सभी को देखते हुए SOP बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में SOP बनने की उम्मीद है, जिसके बाद किसी भी कार्मिक को उनके दायित्वों से बार बार अवगत कराने की
जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो है ये एसओपी जो है तैयार हो जाएगी। और फिर जो है, ताकि जो है किसी भी कार्मिक को यह बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, और जो हमारे जो उपचार की व्यवस्था है हर चिकित्सालय में, उसमें कहीं पर भी कोई जो है परेशानी उत्पन्न न हो। इसके अलावा जितने भी कार्मिकों की जो है तैनाती होती है, नियुक्ति होती है, उसमें कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि उनके मूल कार्य और दायित्वों के अलावा, जैसे कि आचरण नियमावली, क्या उनसे उम्मीदें होती हैं सरकार को? क्या जितने भी जो है मरीज आते हैं, जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके प्रति उनका कैसा आचरण, व्यवहार और अपने साथी कार्मिकों के बीच में कैसा आचरण होना चाहिए, इस पर भी विस्तृत रूप से जो है एक एसओपी बनाई जाएगी, ताकि समय-समय पर जो ये शिकायत इत्यादि जो आपस में जो है टकराव, इनकी विगत दिनों मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान 110 किसानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के विरोध में और जनपद में हरियाणा पंजाब के तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिए जाने और 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर बिजली घर में महापंचायत आयोजित कर सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। आज किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इनकी 2-3 मांगे हैं। इनकी एक तो मांग ये है कि किसानों को कुछ राज्यों में जहाँ पे किसानी के लिए टैरिफ नहीं, 0 टैरिफ पे बिलिंग दी जा रही है, तो उनको वो दी जाए। दूसरा, घरेलू में 200 यूनिट या 300 यूनिट जो रियायती 0 कम कर दिया जा रहा है, वो भी उन्होंने मांग की है। अब चूंकि ये दोनों नीतिगत मामले हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाए, तो हम उसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उस पर शासन प्रशासन को निर्णय लेना है, उसमें सरकार को निर्णय लेना है कि उसमें कैसे नियम लाएंगे। ये हम क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर की बात नहीं है, हम इनकी बात अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचा देंगे और पहुंचा भी देंगे। देखिए, ऐसा है कि बिजनेस टीम की जो कार्रवाई की गई है, वो एक विभागीय प्रक्रिया के तहत की गई है, और ये आप भी मानते हैं कि चोरी कहीं से भी उचित नहीं है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे XYZ कोई भी हो, बिजली चोरी करना किसी के लिए भी किसी स्तर से उसको वैध नहीं किया जा सकता। साहब हम गरीब हैं तो हम चोरी कर सकते हैं, या हम किसान हम चोरी कर सकते हैं, किसी के लिए भी। हमने इनसे ये भी निवेदन किया है कि आप ऐसे प्रयास भी करें कि बिजली चोरी घटनाएं ही ना हो। रही बात अभी जो चेकिंग हुई है, जो विजिलेंस ने किया है, इस पे विभागीय नियमानुसार एक असेसमेंट बनाया जाता है। उसके बाद उस पर सर्व करने के बाद इसे प्रत्यावेदन मांगा जाता है। उसमें नियामक आयोग के नियम है, आप जो भी किसान उसमें प्रत्यावेदन देता है, उस प्रत्यावेदन पर विचार करने के बाद उस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, बिजली विभाग किसी भी किसान के प्रति उसके अंदर कोई वैमनस्य की भावना नहीं है, ये हमें किसी भी किसान से गुस्सा है या हम टारगेट किए हुए हैं। हमारा उद्देश्य इतना है कि भाई हम जितने यूनिट की बिजली दे रहे हैं, हमें वो मिल जाए और हमारी बिजली कहीं चोरी न हो, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये दबाव भी है और हमारा नीतिगत वो भी कहता है कि हम बिजली चोरी को रोकें। तो हमने इनसे यही कहा है कि आप उस पर जो भी असेसमेंट होगा, उस पर विचार भी किया जाएगा। और ये निवेदन भी किया है कि जैसे इन्होंने कहा है कि विजिलेंस कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने निवेदन ये भी किया है कि आप इस तरीके का माहौल बनाएं कि चोरी न हो, तो विजिलेंस कार्रवाई अपने आप ही रुक जाएगी। अगर किसी गाँव में किसी घर जो लगाए जा रहे हैं, हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ते, हमारी फसलों के रेट बढ़ाए जाए। अगर सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाओगी किसान मजदूरों को, तो हमारे खेत में जो खंबे लगे हुए, हम उसका 5 लाख रुपए महीना किराया लेंगे, नहीं तो अपने खेत में तो खंबे उखाड़ देंगे। परिवहन विभाग परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने किया।
परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होने पर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रक्तदान महादान है, इससे किसी की जान बचाई जा सकती है, इसीलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। वही कैंप संचालक ने कहा, हम लोग निरंतर कैंप लगाकर रक्तदान करवा रहे हैं। कैंप में आए सभी लोगों का धन्यवाद दिया। ARTO प्रशासन एल्विन रोक्सी ने कहा, रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जिससे दूसरे की जान बचाई जा सकती है। जैसा कि RTO ऑफिस का स्लोगन है आज के उपलक्ष्य में कि रक्तदान करें लेकिन सड़क पे नहीं, तो इसमें जो है 2 मैसेज आता है। एक तो है कि रक्तदान जो है हर एक व्यक्ति जो कि एलिजिबल है उसे रक्तदान करना चाहिए। दूसरा जो है सड़क पे नहीं, यानी कि हमें सड़क सुरक्षा जो वो है नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स है, उसका फॉलो करना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, लॉन्ग कट पे अपने को ड्राइव नहीं करना है। तो इस शिविर के माध्यम से जो है RTO ऑफिस ने और फिर जिला जो चिकित्सा अस्पताल है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी एलिजिबल लोग हैं वो रक्तदान करें। और आपके एक रक्तदान से जो है कई लोगों को जो है फ़ायदा मिलता है। ब्लड के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है और RBC है, तो हर एक पार्ट का जो है अलग, मतलब कि एक ब्लड के रक्तदान से जो है ना कम से कम 4-5 लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। तो एक जो रक्तदान है वो महादान जैसा बोला गया है, तो उसी को प्रेरित करने के लिए जो है आज एक शिविर का आयोजन किया गया। और मैं पूरे ARTO मैडम को, ARTO एनफोर्समेंट जो कृष्ण साहब हैं उनको और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो समय जो है आने वाले समय में ऐसे और भी शिविर जो है थ्रू आउट जरूर की है वो लगेंगे। जैसा कि आप विदित है कि एक रक्तदान महादान के बराबर होता है और हम लोग का स्लोगन भी है सड़क सुरक्षा में कि रक्तदान करें लेकिन सड़कों पर नहीं। तो आप एक्सीडेंट्स में अपना खून बहाने से अच्छा है, ये खून बहुत कीमती है, इसको किसी के जीवन बचाने में लगाएं। तो उसी के उसमें हमने आज उपलक्ष्य में हमने एक जॉइंट मजिस्ट्रेट सर के आदेशानुसार एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे स्टाफ ने, पब्लिक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारी औरों से भी गुजारिश है, पूरी जनता से गुजारिश है कि आप अपने जीवन में रक्तदान जरूर करें, क्योंकि ये बहुत। आगामी फरवरी महीने में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने हैं, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और हल्द्वानी शहर के रंग रोगन का कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं हल्द्वानी में चिन्हित 13 जिलों के चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि हल्द्वानी के चौराहों के चौड़ीकरण का कार्य लगातार जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी नेशनल गेम्स को लेकर हल्द्वानी में भी सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। देखिए, जो चौराहों के चौड़ीकरण का कार्य है वो तो हमारा गत वर्ष दिसंबर से प्रस्तावित था और उसमें काफ़ी प्रगति हो गई है और वो कई जगह हम लोग फिनिशिंग की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं उसके दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अपने जो मुख्य मार्ग हैं, खासकर जिन मार्गों से हमारे विभिन्न प्रदेशों से आने वाले खिलाड़ी गुजरेंगे या अन्य हमारे जो उसके स्पेक्टेटर्स आएंगे, उनको लेकर रामपुर रोड और जो हमारा नैनीताल रोड है, इस पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा रोड फर्निशिंग का काम किया जा रहा है। पेंटिंग है, उसमें मीडियन की पुताई का कार्य है, साथ में कई जगह इसमें साइनेजेस भी लगाए जाने हैं। और जो हमारा गोलापार स्टेडियम है, शहर का स्टेडियम है, उसके आसपास जितने भी मार्ग हैं, आंतरिक मार्ग हैं, उन सभी पर ये कार्य इनके किए जाने प्रस्तावित है। सर, अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई होनी, सर वो में आवश्यकता महसूस हो रही है या लोक निर्माण विभाग की जहाँ आवश्यकता है कि किसी प्रकार से कहीं पर कोई बॉटल नेक है या उनकी ड्रेनेज का इश्यू है, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।